जन्म दर से आप क्या समझते हैं? जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो प्रति 1,000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। तो जन्म दर किसे कहा जाता है? तो वर्ष प्रति वर्ष 1,000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या जन्म दर कहलाती है। मतलब कहने का मतलब है 1,000 प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या है, उसमें जीवित जन्मों की संख्या ही जन्म दर कहलाती है। फिर जनसांख्यिकी क्या है? जनसांख्यिकी क्या है? तो जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। जनसांख्यिकी क्या है? तो जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। कैसा अध्ययन है? सुव्यवस्थित। जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जनसांख्यिकी। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? तो जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसे कहते हैं? तो जन्म दर और मृत्यु दर के जो बीच का अंतर है वही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जनसंख्या वृद्धि। ग्रामीण नगरीय शहर क्या हैं? तो ग्रामीण और नगरीय शहर क्या हैं? तो ग्रामीण और नगरीय शहर हैं क्या? देखते हैं ग्रामीण और नगरीय शहर क्या हैं। तो नगर में निरंतर विकास से सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र का तीव्रता से नगरीकरण हुआ है। तो नगरों के निरंतर विकास से, जब नगर का विकास हुआ है तो उनके जो सीमावर्ती हैं मतलब उनके समीप ग्रामीण क्षेत्र का तीव्रता से नगरीकरण हुआ है। जैसे लखीमपुर है, लखीमपुर के पास में गंज है, तो वहाँ के जो सीमावर्ती हैं वहाँ पर नगरीकरण का विकास हो गया है, गाँव में भी। तो सामाजिक जीवन में नेटवर्क की भूमिका बढ़ गई है। तो सामाजिक जीवन में नेटवर्क की भूमिका बढ़ गई है। इनसे ग्रामीण और नगरीय समुदाय में आज यह निरंतर विकसित हुई है। तो जो ग्रामीण समुदाय है आज नगरीय समुदाय में निरंतर जो है विकसित होती हुई है, जो कि पहले कभी नहीं थी। ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा इसी परिवर्तित वास्तविकता को व्यक्त करती है, इसी परिवर्तित वास्तविकता को व्यक्त करती है। एकल परिवार क्या है? तो एकल परिवार किसे कहते हैं? तो एकल परिवार किसे कहा जाता है? तो एकल परिवार या एकांकी परिवार में केवल पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। एकल परिवार में या एकांकी परिवार में केवल पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे को शामिल किया जाता है। जाति को परिभाषित कीजिए। तो जाति क्या है? तो जाति एक बंद वर्ग है या मजूमदार का कथन है। जाति एक आनुवंशिक और अंतर्विवाही सामाजिक समूह है। जाति एक अंतर्विवाही सामाजिक समूह है जो कि किसी विशिष्ट समाज में एक निश्चित सामाजिक स्थिति एवं पहचान रखता है। जाति को परिभाषित कीजिए। जाति एक वंशानुगत और अंतर्विवाही सामाजिक समूह है। वंशानुगत है, अंतर्विवाही सामाजिक समूह है जो कि विशिष्ट समाज में एक निश्चित सामाजिक स्थिति एवं पहचान रखता है। फिर नातेदारी से आप क्या समझते हैं? तो नातेदारी क्या है? तो नातेदारी से आप क्या समझते हैं? मानव का जन्म परिवार में होता है और यहीं से उसका पालन पोषण प्रारंभ हो जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति के परिवार से निरंतर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। परिवार से ही उसकी अपनी रीति रिवाज एवं परंपराओं एवं रूढ़ियों की शिक्षा मिलती है। परिवार के सदस्य ही मानव के विचारों, मूल्यों, जीवन के ढंगों, भावनाओं आदि को विकसित करते हैं। प्रत्येक बालक को माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, अनेक प्रकार के रिश्तेदार का पता परिवार से ही चलता है तथा नातेदारी व्यवस्था रिश्तेदारी
की ही व्यवस्था है। निम्न प्रकार से इसे परिभाषित किया जा सकता है। निम्न प्रकार से इसे परिभाषित किया जा सकता है। तो रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत एक वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों पर आधारित है। तो रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी क्या है? तो नातेदारी सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। परंपरागत संबंधों का आधार है। फिर जाति की विशेषताएं लिखिए। जाति की विशेषताएं बताइए। तो जाति की विशेषताएं, जाति की मुख्य विशेषताएं हैं जन्म पर आधारित सदस्यता। जाति की मुख्य विशेषता क्या है? तो जन्म पर आधारित होती है सदस्यता। जब जन्म लेता है उसी जाति में उसकी विशेष हो जाता है। पैसे की निश्चितता, उसका पैसा निश्चित हो जाता है। जिस जाति में आप ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, जिस जाति में है उसका पैसा वहीं से डिसाइड हो जाता है। खान पान पर प्रतिबंध, खान पान पर प्रतिबंध जाति के द्वारा भी विशेषता है। खान पान पर प्रतिबंध लग जाते हैं। ऊंच नीच की भावना, ऊंच नीच की भावना भी जाति की विशेषता है। अनिवार्य सदस्यता है, अनिवार्य जाति की सदस्यता है। निश्चित परंपराएं हैं। अंतर्विवाही समूह है, अपनी जाति के अंदर ही विवाह करते हैं तो अंतर्विवाही समूह है। सदस्यों की निश्चित स्थिति है, सदस्यों की निश्चित स्थिति है। तो अंतर्विवाह को आप समझाइए, अंतर्विवाह को समझाइए। तो अंतर्विवाह क्या है? तो अंतर्विवाह और कुछ नहीं है, अपनी जाति के अंदर ही विवाह करना अंतर जाति विवाह कहलाता है। जाति व्यवस्था में अंतर जाति विवाह का नियम है। हिंदू विवाह संबंध शास्त्रों में भी अंतर जाति विवाह नियमों का प्रावधान है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति को अपने सामाजिक दायरे में विवाह करने का प्रावधान है। इस प्रकार अपने दायरे या समूह के अंतर्गत विवाह करना ही अंतरजातीय विवाह है। अपने दायरे और समूह में विवाह करना ही अंतरजातीय विवाह कहलाता है। फिर अगला है जातीय व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। तो जातीय व्यवस्था में होने वाले प्रमुख 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो 4 कारण निम्नलिखित में से नंबर 1 वर्तमान आर्थिक परिवर्तन है। वर्तमान आर्थिक परिवर्तन है। औद्योगिकरण है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। फिर नगरीकरण है। फिर क्या है? नगरीकरण है। फिर भारतीय संविधान की मान्यताएं हैं। भारतीय संविधान की मान्यताएं हैं। तो जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो नंबर 1 है वर्तमान आर्थिक परिवर्तन, औद्योगिकरण, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव तथा नगरीकरण तथा भारतीय संविधान की मान्यताएं। ग्रामीण समाज की विशेषताएं बताइए। तो ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या हैं? तो ग्रामीण समाज की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कृषि व्यवसाय और कृषि समाज की प्रमुख विशेषता है। तो कृषि व्यवसाय ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण समाज में कृषि जो है इसकी एक प्रमुख विशेषता है। फिर नंबर 2 है ग्रामीण समाज की प्रकृति से सीधा संबंध रहता है। तो ग्रामीण समाज में प्रकृति से सीधा संबंध रहता है। ग्रामीण समाज का आकार सीमित होता है। तो ग्रामीण आकार का समाज क्या होता है? तो ग्रामीण आकार का जो समाज है वो उसका आकार है सीमित रहता है। जनसंख्या का घनत्व यहाँ कम होता है। जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? तो कम होता है। तथा ग्रामीण समाज सजातीयता पाई जाती है। तथा ग्रामीण समाज में सजातीयता पाई जाती है। तथा सामाजिक गतिशीलता न के बराबर होती है। धार्मिक विचारों की प्रधानता होती है। तो धार्मिक विचारों की प्रधानता होती है। तो एक ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषता है ग्रामीण समाज की? तो धार्मिक विचारों की प्रधानता होती है तथा सामाजिक गतिशीलता न के बराबर होती है। ग्रामीण समाज में सजातीयता पाई जाती है। जनसंख्या का घनत्व कम होता है तथा ग्रामीण समाज का आकार सीमित होता है। तथा ग्रामीण समाज का प्रकृति से सीधा संबंध होता है। तथा कृषि व्यवसाय ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता होती है। परिवार के 3 प्रकार के नामों का उल्लेख कीजिए।
तो परिवार में 3 प्रकार के नामों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से परिवार हैं? तो संयुक्त परिवार है, एकांकी परिवार है, मात्र सत्तात्मक परिवार है। तो यहाँ पर 3 प्रकार बताए गए हैं। संयुक्त परिवार है, एकांकी परिवार है, मात्र सत्तात्मक परिवार है। एक पितृ सत्तात्मक परिवार होता है। प्रजाति से आप क्या समझते हैं? प्रजाति से क्या आशय है? प्रजाति से क्या तात्पर्य है? प्रजाति से क्या आशय है? प्रजाति से आप क्या समझते हैं? तो प्रजाति से आशय उस जैविक अवधारणा से है। प्रजाति से आशय उस जैविक अवधारणा से है जिसका प्रयोग सामान्य रूप से उस वर्ग के लिए किया जाता है जिसके सदस्य में सामान्य गुण अथवा निर्गुण सामान्य गुण निहित गुणों के कारण समान शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार की प्रजाति पैतृकर्ता द्वारा प्राप्त लक्षणों पर आधारित एक वर्गीकरण है। तो प्रजाति है क्या? तो प्रजाति से आशय उस जैविक अवधारणा से है जिसका प्रयोग सामान्य रूप से उस वर्ग के लिए किया जाता है जिसके सदस्यों में सामान्य गुण अथवा निहित गुण के कारण समान शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। कैसे लक्षण? शारीरिक लक्षण। इस प्रकार प्रजाति पैतृकर्ता द्वारा प्राप्त लक्षणों पर आधारित एक वर्गीकरण है। क्या है? एक वर्गीकरण है। नातेदारी के प्रकार लिखिए। तो नातेदारी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो रक्त संबंध से नातेदारी, दूसरा विवाह संबंधी नातेदारी। तो रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी। पुत्र अधिमान्यता शब्द से क्या तात्पर्य है? तो पुत्र अधिमान्यता शब्द से क्या तात्पर्य है? तो पुत्र अधिमान्यता शब्द से क्या तात्पर्य है? पुत्री की तुलना में पुत्र के जन्म की इच्छा करना ही पुत्र अधिमान्यता है। भारतीय समाज में वर्तमान समय में विभिन्न कारणों से यह स्थिर विद्यमान है। लड़के का जन्म हो, लड़की का जन्म न हो, इसी को क्या कहते हैं? पुत्र अधिमान्यता। जनजाति की परिभाषा दीजिए। जनजाति किसे कहते हैं? तो जनजाति क्या है? तो जनजाति की परिभाषा देना है। तो जनजाति से आशय उस सामाजिक समूह से है। जनजाति से आशय उस सामाजिक समूह से है जिसके द्वारा परिवार तथा कुल सम्मिलित होते हैं जो परस्पर साझेदार सजातीय मान्यता, इतिहास और क्षेत्रीय राजनीतिक गठन के साझे से संबंध पर आधारित होते हैं। तो जनजाति से क्या आशय है? जनजाति किसे कहते हैं? तो जनजाति से आशय उस सामाजिक समूह से है जिसमें अनेक परिवार तथा कुल सम्मिलित होते हैं जो परस्पर नातेदारी, सजातीयता और सामान्य इतिहास और क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन के साझे संबंधों पर आधारित होते हैं। जनजाति से आशय उस सामाजिक समूह से जिसमें अनेक परिवार कुल सम्मिलित होते हैं, कुछ फैमिलियां होती हैं, अनेक परिवार और कुल भी सम्मिलित होते हैं जो परस्पर नातेदारी, सजातीयता, सामान्य इतिहास और क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन के साझे संबंधों पर आधारित होते हैं। कुल समुदायवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो लघु समुदाय की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। किसकी विशेषताओं का? तो लघु समुदाय की विशेषताएं बताइए। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई हैं। तो नंबर 1 है लघुता, फिर 2 है विशिष्टता, फिर है समरूपता, फिर है आत्मनिर्भरता। लघुता है, विशिष्टता है, समरूपता है, आत्मनिर्भरता है। ये लघु समुदाय की विशेषताएं हैं। किस समुदाय की? तो लघु समुदाय की क्या है? विशेषताएं हैं। जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो देख लेते हैं। नंबर 1,
किसी भी समुदाय को जनजाति कहते हैं कहलाने के लिए किसी भी समुदाय को जनजाति कहलाने के लिए उसमें न्यूनतम प्रकार्यात्मक निर्भरता होनी चाहिए। किसी भी समुदाय को जनजाति कहलाने के लिए उसमें न्यूनतम प्रकार्यात्मक निर्भरता होनी चाहिए। जनजाति आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी होनी चाहिए, अर्थात उसकी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होनी चाहिए तथा भौगोलिक दृष्टि से जनजाति की अन्य लोगों से पृथक होनी चाहिए। प्रत्येक जनजाति के सदस्यों की एक बोली होनी चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से वह जनजाति संगठित होनी चाहिए। उसकी एक प्रभावशाली जनजाति पंचायत होनी चाहिए। ग्रामीण समुदाय क्या है? तो ग्रामीण समुदाय क्या है? तो सभ्यता के प्रारंभ में कुछ लोग एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से प्राकृतिक वातावरण में रहने लगे। किस वातावरण में? तो प्राकृतिक वातावरण में कुछ लोग, और उसी भूमि को ग्रामीण समुदाय के नाम से पुकारा जाने लगा। वास्तव में गांव और नगर में कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। सामाजिक बहिष्कार से क्या आशय है? तो सामाजिक बहिष्करण से क्या आशय है? तो सामाजिक बहिष्करण से आशय क्या है? तो सामाजिक बहिष्करण वह प्रक्रिया है। सामाजिक बहिष्करण कैसी प्रक्रिया है? तो वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को विभिन्न अधिकार और अवसरों और संसाधनों से अवरुद्ध कर दिया जाता है। इसी को ही सामाजिक बहिष्करण कहते हैं। सामाजिक बहिष्करण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को विभिन्न अधिकारों एवं अवसरों एवं संसाधनों से अवरुद्ध कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अवरुद्ध कर दिया। इसी को सामाजिक बहिष्करण कहा जाता है। जनजाति एकीकरण की एक समस्या बताइए। तो जनजाति एकीकरण की एक समस्या बताइए। तो जनजाति एकीकरण की क्या समस्याएं हैं? तो जनजाति एकीकरण की समस्याएं हैं संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद आदिवासी एक अनुसूचित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान का अभाव और जनजाति विकास के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए सामान्य और विशिष्ट दोनों क्षेत्रों में धन का पर्याप्त आवंटन, केंद्र और राज्य स्तरों पर क्षेत्रीय कार्यक्रमों एवं विभागों के बीच समन्वय एकीकरण का अभाव है। तो जनजाति एकीकरण की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो जनजाति एकीकरण की प्रमुख समस्याएं: नंबर 1, संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद आदिवासी एवं अनुसूचित क्षेत्र पर विशेष ध्यान का अभाव है और जनजाति विकास के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए सामान्य और विशिष्ट दोनों क्षेत्रों में धन का पर्याप्त आवंटन है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर क्षेत्रीय कार्यक्रम और विभागों के बीच समन्वय और एकीकरण का अभाव है।